हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्नब चक्रवर्ती और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के बच्चे जो अभी कुछ महीनों में बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं मैथ्स का। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज जो आपको जाननी है मैथ्स एग्जाम देने से पहले। और इस वीडियो के बाद मैथ्स से रिलेटेड और कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, ये पूरा कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें हम हर एक चीज कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने मार्क्स आएंगे उसमें से, हर एक चीज इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद और कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस लग जाना है पढ़ाई करने। जो भी इस वीडियो में कहा जाए उन सबको इम्प्लीमेंट करने बैठना है और आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। और बहुत लोगों का ऐसा होगा कि भैया कह तो रहे हो, क्या गारंटी क्या है। तो मैंने ये चीजें जो मैं कह रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। मैंने खुद ये सारी चीजें फॉलो करके फुल मार्क्स लाए थे अपने 12th बोर्ड्स में। तो 12th बोर्ड्स का जो मैथ्स का पेपर है वो फुल्ली मैं एक्सपीरियंस से कहूंगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हर एक चीज आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो, बस फॉलो करके इम्प्लीमेंट करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो 100 मार्क्स का एग्जाम है, सबको पता होगा। मैं एक बार चीजों को पहले ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद नई चीजें बताऊंगा। 100 मार्क्स का एग्जाम है, किसी को अगर नहीं पता हो। 20 मार्क्स आपके स्कूल से दिए जाएंगे और बाकी जो 80 मार्क्स होंगे वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में स्कोर करने पड़ेंगे। तो 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा, ना कि 100 का। सबका एटलीस्ट ये तो पता ही होगा। आपके स्क्रीन पे बाकी सारे डिटेल्स आ रहे होंगे कि जो 20 मार्क्स है वो कैसे डिवाइडेड है। अब आते हैं जो इंटरनल का डिवीजन है, उसमें तो एटलीस्ट सबको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ताकि आप जब बाहर का एग्जाम देने जाए जो कि बोर्ड का एग्जाम है तो उसमें आप अच्छे स्कोर करें। पर उससे पहले आपको इंटरनल्स अच्छे से देने हैं ताकि आपको स्कूल में अच्छे से अच्छे नंबर दे आपके टीचर्स। और उसके बाद जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें तो आपको फोड़ के आना ही है। कैसे फोड़ के आना है वो तो आगे बता रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वाइज वेटेज की कि कौन सी यूनिट से कितना मार्क्स का स्कोर होगा। कि रिलेशन एंड फंक्शन जो भी यूनिट है उससे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अलजेब्रा 10 मार्क्स, कैलकुलस 35 मार्क्स। इस पे मैं एम्फोसिस डाल रहा हूँ, कैलकुलस 35 मार्क्स। अगर किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि कैलकुलस नहीं करना है, जरूरत नहीं है, तो खुद देख लो। 35 मार्क्स। अब आता है वेक्टर और 3D। तो वेक्टर और 3D का मिला के आपके 14 मार्क्स हैं। और आपका उसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, उसके आपके 5 मार्क्स हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। नॉर्मली रिलेशन बहुत ज्यादा इजी है और फंक्शंस जो है वो भी इजी है, बस आपको डेफिनेशंस याद रखने होते हैं कि किसको वन वन बोलते हैं, किसको ऑन टू बोलते हैं, किसको बाइजेक्टिव बोलते हैं, किसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। ये सारी चीजें जो डेफिनेशंस है वो अगर आपको याद रहेगी तो उसके बाद आपको एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ये तो फुल्ली कह सकता हूँ मैं, मतलब ये तो मैथ्स भी नहीं है, थियोरेटिकल चैप्टर है, तो इसको तो एकदम ही छोड़ के नहीं जाना है। उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर आपने 10th में ट्रिगोनोमेट्री किया होगा तो ट्रिगोनोमेट्री तो छोड़ के नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट मैं ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री कौन छोड़ के जाता है, इतना इजी चैप्टर है। बाकी 12th के बच्चे हो, समझदार तो हो गए, 4 मार्क्स बैठे बैठे मिल जाएंगे। एलजेब्रा की बात करते हैं। एलजेब्रा में 10 मार्क्स है, उसमें से मैट्रिक्स का 5 मार्क्स, डिटर्मिनेंट्स का 5 मार्क्स। तो मैट्रिक्स ऐसे ही इजी है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन इजी होता है कॉन्सेप्चुअली, पर कैलकुलेशन हमेशा सही करने हैं कि रो वन को रो टू से मल्टीप्लाई कर रहे, डिवाइड कर रहे, प्लस कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। उसमें बीच में जब आपका फ्रैक्शंस में आता रहता है, फ्रैक्शंस के बाद आपका वो चीज बिगड़ने लगता है। तो हमेशा कैलकुलेशन मिस्टेक ना करे। मैट्रिक्स के प्रॉब्लम में सबसे बड़ा दिक्कत होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। और सेकंड चीज कहीं पे आके अटक जाना कि इसके बाद कौन सा ऑपरेशन लगाओ। तो ऑपरेशन अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं और थोड़े लेंदी होते हैं क्वेश्चंस, पर इजी होते हैं। अगर आप ध्यान दें तो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस इजी होते हैं, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है। तो यहाँ से 5-5, 10 मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ज्यादा इजी है। अब बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा तो कैलकुलस एक ऐसा पार्ट है जो सबको करना पड़ेगा। 35 मार्क्स बिना मतलब का छोड़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। पहली बात, ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ से डर लगता है। जो टॉपर बच्चे हैं जिनको अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, मेरी तरह, जैसे कि फुल मार्क्स स्कोर करने हैं या 75 प्लस आउट ऑफ 80 स्कोर करना है, उनको हर एक चीज पढ़ के जानी है और एकदम टॉप नॉच पढ़ के जाना है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ये सब उनके लिए है जिनको मैथ से डर लगता है और उनको लगता है कि नहीं बस पासिंग मार्क्स चाहिए या 80 में से 50 हो तो बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। ये सब उनके लिए एकदम नहीं है जो फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। अब आते हैं कैलकुलस में। तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कैलकुलस तो एकदम डर लगता होगा कि
कैलकुलस कैसे करें, क्या करें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं आता, तो 11th का बेसिक्स मतलब एकदम बैंड बजी पड़ी है, 11th में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं होगा, तो मैं यही कहूंगा कि 11th के बेसिक्स से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कैलकुलस 35 मार्क्स कोई मजाक नहीं है। ऐसे मजाक मजाक में आप 35 मार्क्स तो छोड़ के नहीं जा सकते। और ऐसा भी नहीं है कि ठीक है 11th का बेसिक्स छोड़ देते 12th का पढ़ लेते, नहीं हो पाएगा। आपको बेसिक फॉर्मूलेज वगैरह सब कुछ आने चाहिए, तभी आप इसमें जंप कर सकते हो। कैलकुलस के 35 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो पहले तो अगर आता नहीं है तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, थोड़े बहुत टाइप ऑफ प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन तो सच कोई डिफिकल्ट होता नहीं है, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इंटीग्रेशन का अच्छे से आप प्रैक्टिस करें कि इस टाइप का फॉर्मूला है, अच्छा ऊपर पावर ज्यादा है, नीचे पावर कम है, ऊपर पावर कम है, नीचे पावर ज्यादा है। हर एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनका हर एक टाइप का सॉल्यूशन होता है कि इसको कैसे करना है, इसका अलग तरीके से करना है। पार्शियल वगैरह जो होते हैं, पार्शियल्स में डिवाइड करना, ए बाय समथिंग, बी बाय समथिंग, सी बाय समथिंग, ऐसे कर करके। तो हर एक चीज को जब भी आप करें तो अच्छे से उन सबको प्रैक्टिस कर ले, एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, फिर आप जंप करें। बात करते हैं कैलकुलस के 35 मार्क्स की, तो उसमें से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मतलब रद्दी चैप्टर, और इसमें से आपको 9 मार्क्स स्कोर करने का मौका मिल रहा है। तो जो मेनली तो इसमें वही होता है कि आपको बस टेस्ट करना होता है कि इसमें कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ये है, इसका लेफ्ट हैंड साइड चेक करो, एक बार राइट हैंड साइड चेक करो, तो ये इजी होता है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता तो आप कहाँ से निकालेंगे मैक्सिमा, मिनिमा वगैरह जो आपके आते हैं। तो इसके लिए मतलब डिफरेंशिएशन आप पहले एक बार रिवाइज कर ले, उसके बाद फिर आप बैठे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करने। इजी चैप्टर है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, थोड़े बहुत बच्चों को टफ लग सकता है, पर कुछ कुछ टॉपिक्स है जैसे कि मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ये सारे तो इजी है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना इक्वल टू जीरो वगैरह करके किसी भी तरीके से मतलब बहुत ही इजी होता है। डबल डिफरेंशिएशन करना है, जो टफ टॉपिक्स होते हैं वो लास्ट में, तो उनको आप अगर चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। अगर आपका ऐसा चाहे कि बहुत ज्यादा दिमाग खराब भी नहीं करना है और थोड़े बहुत मीडियम रेंज में मार्क्स मिल जाए, तो वो लोग छोड़ सकते हैं लास्ट के जो टॉपिक्स होते हैं। पर मैक्सिमम मिनिमा वगैरह हो गया, जो कर्व कहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, ये सब तो इजी ही होता है। अब आता है इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन पे तो आधे बच्चों की बैंड बज चुकी होती है। इंटीग्रेशन में भी दो पार्ट्स आते हैं, एक होता है आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अगर आपने कर लिया तो डेफिनेट तो हो ही गया ऑलमोस्ट। डेफिनेट में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस आपको लिमिट्स डालने होते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ही दिक्कत होती है कि लास्ट में जाके आपको वो थोड़े बहुत फॉर्मुलेज याद करने होते हैं कि जीरो से अगर इधर तक जा रहा है ऑड है तो इसको इंटू टू कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड कर दो। माइनस डिवाइड नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसे करते हैं नॉर्मली, वो जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं उन सबको एक बार याद करना होता है, वो उतना कुछ डिफिकल्ट होता नहीं है। तो मैं कहूंगा इनडेफिनिट पे आप बहुत ज्यादा फोकस करें। अगर आप इनडेफिनिट को सॉल्व करने में फोकस करते हैं कि कैसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आपको डेफिनेट में एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, और आपको मतलब बैठे बैठे 9 मार्क्स मिल जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की, ये थोड़ा सा टफ चैप्टर है, मैं अग्री करता हूँ कि अगर आपके पहली बात तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ही आपका दिमाग खराब हो रखा है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 6 मार्क्स का नॉर्मली 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपका फुल मार्क्स का स्कोर एम नहीं है तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एज सच कोई बहुत ही हाई वेटेज नहीं है, और एज सच इसका कॉन्सेप्ट कोई दूसरे चैप्टर्स में यूज नहीं होता है। तो अगर आप एकदम ही इंडिपेंडेंट चैप्टर है, अगर आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन 7 मार्क्स, इजी होता है, एज सच कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो एज सच कुछ डिफिकल्ट मुझे ऐसा लगता नहीं है। नॉर्मल आपका वेरिएबल सेपरेशन होता है, एक दो और होते हैं, तो ये सारे वो मतलब पॉसिबल हैं, ये सारे आप पढ़ सकते हैं, और ऐसा डिफिकल्ट होगा नहीं। दो क्वेश्चंस मान के चलिए, एक 4 मार्क्स का आ गया, एक 3 मार्क्स का आ गया, या एक ऐसे आ सकते हैं नॉर्मली। तो इसीलिए डिफरेंशियल इक्वेशन के मैं तो ऐसा सजेस्ट करूंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ के ना जाए। इजी चैप्टर है, आपने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ने का कोई सेंस मुझे तो नहीं लगता बनता है। अब आता है वेक्टर एंड 3D पे। 14 मार्क्स का है, 3D हो गया और वेक्टर हो गया। तो वेक्टर नॉर्मली आप फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, आप उसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जानते ही हैं। तो वेक्टर्स अगर आप इसमें मैथ्स में अप्लाई करना चाहे तो मतलब इजी चैप्टर है। अगर आपने 11th में वेक्टर्स पढ़ा होगा तो आपके लिए मैथ्स का 12th का वेक्टर्स का चैप्टर एज सच कोई डिफिकल्ट होगा नहीं। 3D का जो चैप्टर है, थ्री डायमेंशनल, वो बहुत दिमाग खराब कर सकता है आपका। तो अगर आपका फुल मार्क्स का टारगेट नहीं है तो आप 3D वाला चैप्टर छोड़ सकते हैं, पर वेक्टर्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप छोड़ दें, क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आपने 11th में आकर आपने फिजिक्स में पढ़ा है तो 12th में अटेम्प्ट करना तो बनता है। ऑलमोस्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेयर होगा 2-3 कॉन्सेप्ट जो आपको नए पढ़ने होंगे, और आपको 7 मार्क्स बैठे बैठे मिल जाएंगे। लास्ट आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ग्राफ्स वाफ्स में इंटरेस्ट होता है, तो 5 मार्क्स इजी स्कोरिंग है, मतलब अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर
जो टॉप करना है उनको तो पढ़ना ही है, पर ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर आपको पसंद है ग्राफ वाप्स तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप दूसरी चीज़ों पे फ़ोकस करें, पर ईज़ी चैप्टर है। अगर आप चाहें तो इस पे फ़ोकस करें, 5 मार्क्स ऐसे बैठे-बैठे मिल जाएँगे। नॉर्मल 2-3 इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, ग्राफ्स ढूँढो, बीच में शेडेड एरिया ढूँढो, ईज़ी चैप्टर है और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि छोड़ के ना जाएँ, क्योंकि मतलब कौन ही छोड़ता है फ्री के 5 मार्क्स। मैं तो कहूँगा कि आप पढ़ लें। अब आते हैं तो ये तो हो गया आपका चैप्टर वाइज़, मैंने आपको समझा दिया कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और बहुत ही ईज़िली आपका हो जाएगा अगर आप ये चीज़ें फ़ॉलो करेंगे जितना मैंने कहा। वेटेज बाकी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा हर एक यूनिट वाइज़ वेटेज का और चैप्टर वाइज़ जितना मैंने कहा है। अब आते हैं कि बहुत लोग ऐसे होंगे कि मैथ्स पढ़ना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बैठते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ मैथ्स नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए, तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करें। अगर आपके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स चेंज कर दिए, मतलब नंबर्स चेंज कर दिए, तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं मैथ्स को रटने बैठे हैं। तो कॉन्सेप्ट से फ़ोकस करें कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन ये कैसे सॉल्व होता है। हवा में क्वेश्चंस नहीं करने हैं कि बस क्वेश्चंस लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया, एक कॉन्सेप्ट का 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लगा लिया, उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस ईज़ी लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करना है मैथ्स के कि किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको 50 क्वेश्चन एक ही सेम कॉन्सेप्ट पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलरली रिवाइज़ करते रहें, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, छोड़ दिया। हर वीकेंड में एक बार कर आप रिवाइज़ करते रहे, फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करें, थोड़े बहुत प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। एक बार आपने कर लिया उसके बाद छोड़ दिया तो आपको फिर लास्ट में जाके जब आप एग्ज़ाम्स पे देने जाओगे आपको लगेगा कि हाँ, मैं फुल तैयार हो गया हूँ, पर आपका क्योंकि प्रैक्टिस जा चुका है, तो लास्ट मोमेंट में अब फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी कि ये प्रॉब्लम तो सॉल्व किया था, पर याद नहीं आ रहा अब कैसे किया था। तो हमेशा वीकेंड्स में एक बार कर के रिवाइज़ करते रहें सारे कॉन्सेप्ट्स को। लास्ट आता है पीवाईक्यू, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10 साल के लास्ट पीवाईक्यूज़ आप डाउनलोड कर लें, ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से आप डाउनलोड नॉर्मल गूगल सर्च करके आप निकाल सकते हैं। क्लास 12th का नॉर्मल ऐप्स होते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं पीवाईक्यूज़, तो पीवाईक्यूज़ मस्ट करके जाने हैं। सैंपल पेपर्स लास्ट में एग्ज़ाम की तरह बैठ के दे के जाना है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियोज़ में कही है, वो सारे देख लेना अगर मन हो तो। अगर टाइम हो, मन हो तो देख लेना वो सारे वीडियोज़ कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं। उन सब में मैंने कहा है कि सैंपल पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं, क्या करना है। एग्ज़ाम की तरह उनको दे के जाना है और उसी टाइम स्लॉट में देना है। चलो आगे बात करते हैं, तो बुक्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी एज़ सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अगर टीचर्स बोलते भी हैं कि एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एज़ सच कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते नहीं हैं। नॉर्मली फोकस करें आर एस अग्रवाल पे, अगर आपका आर एस अग्रवाल खत्म हो चुका है तो आप आर डी शर्मा को फोकस करें और एज़ सच कोई डिफिकल्टी होगी नहीं। आर एस अग्रवाल प्लस आर डी शर्मा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो उससे ज़्यादा आपको 50 बुक्स करने की ज़रूरत होती नहीं है। लास्ट एंड द फाइनल टिप कि इस टाइम पे मज़े करना छोड़ दीजिए, थोड़ा फ़ोकस्ड हो जाइए और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए। कुछ भी जंक खाना नहीं खाना है, अच्छे से नींद लेनी है और एग्ज़ाम में फोड़ के आना है। एकदम टॉप लेवल का पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और ये टिप्स जो मैंने कहे हैं, इनको आप फ़ॉलो कीजिए। आँख बंद करके फ़ॉलो कीजिए, आपको रिज़ल्ट्स हमेशा मिलेंगे। अ, बाकी एज़ सच कुछ है नहीं बोलने को, बाकी आप समझदार हैं। इन सबको अगर आप एफ़िशिएंटली फ़ॉलो करते हैं, सिर्फ़ ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियोज़ देख रहे हैं, उनको फ़ॉलो करना ज़रूरी होता है, जो यहाँ पे कहा जाए। आप उसको एग्ज़ीक्यूट कीजिए, आप उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, चैप्टर्स आपको पता चल गए, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको और कोई वीडियोज़ देखने की ज़रूरत है। ये वीडियो एकदम अल्टीमेट वीडियो था। हर एक चीज़ मैंने चैप्टर वाइज़ समझाया है कि कौन-कौन से पढ़ने हैं, क्या नहीं है। इसके बाद भी अगर आप बैठ के वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप बैठ के बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर से लेकर सब कुछ बता दिया है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, बुक्स वगैरह बता दिए। अब बस एग्ज़ीक्यूट करना है, ये आपके हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।